सो गाइस, अगर आपका पीपीआर आ गया है तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन पीपीआर लेटर आने तक ही बात नहीं है, इसके बाद वीजा स्टैंपिंग का प्रोसेस और कनाडा में लैंड करके आगे क्या फॉलो करना है, उसके लिए क्या कंडीशंस है आज के कोविड के टाइम में, आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो इन सभी चीजों के बारे में इससे पहले कि मैं डिटेल में बताऊं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। बात करने जा रही हूँ पीपीआर के बाद आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जब आपको पीपीआर आ जाता है आप उसको मतलब डाउनलोड कर लेते हो अपने जीआईसी अकाउंट से, तो आपको वीएफएस का वेब फॉर्म भरना होता है। उसमें फोन नंबर, आपका ईमेल आईडी या एड्रेस जो भी उन्होंने पूछा वो आपको फिल करना है। इसके साथ वो आपसे एक दो सर्विसेज पूछते हैं कि आपने प्रीमियम सर्विस ली थी जब आप मतलब अपना बायोमेट्रिक्स के लिए गए थे। तो अगर आपने नहीं ली तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इसका कुछ फ़ायदा मिलने जा रहा है, आप वहाँ पे नो मेंशन कर दो। जो जब भी हम बात करते हैं प्रीमियम सर्विस की, तो उसका कोई पासपोर्ट के साथ लिंक नहीं होता, वीज़ा के साथ कोई लिंक नहीं होता उसका। वो वीएफएस की अपनी तरफ से एक प्रीमियम सर्विस दी जाती है स्टूडेंट्स को। एक और चीज बताऊंगी, एसएमएस के बारे में भी पूछते हैं। अगर आपने नहीं ऑप्ट करना, इट्स ओके, अगर आप एसएमएस सर्विस ले लेते हो तो उसके थोड़े से चार्जेस होते हैं, लेकिन उसका ये फायदा होता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप जो है इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। जब आपका पासपोर्ट जाता है आगे आईआरसीसी को स्टैंपिंग के लिए, तो आपको साथ में नोटिफिकेशन आता रहता है एसएमएस के द्वारा। अगली बात करते हैं, जब आप वेब फॉर्म सारा भर लेते हो उसके बाद आपको अपना जो पीपीआर का लेटर है वो भी साथ में अपलोड करना है। विद इन 1 और 2 डेज आपको एक पेमेंट लिंक आता है। जब आपको पेमेंट लिंक आता है तो उसमें आपको उन्होंने चार्जेस पूछे होते हैं। जो स्टूडेंट्स यूजुअली एसएमएस के साथ चार्जेस पे करते हैं वो 1689 मीन्स 1689 इंडियन रुपीज है। तो आपको वो ये ध्यान में रखना है, ये कुछ घंटे के लिए वैलिड होता है। तो आपने अपना जो है पेमेंट को जैसे मैसेज आता है उसको साथ में ही कर देना है। उसके बाद वो आपको इंफॉर्मेशन साथ में आती है कि आपका जो कोरियर है वो 2 वे कोरियर सर्विस का क्या प्रोसीजर रहेगा, क्योंकि इसमें कोरियर चार्जेस भी हैं। तो इसके बाद आपके पास कोरियर वाला आता है और वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करता है। अब आप पूछोगे कि डॉक्यूमेंट और एड्रेस क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब आप एड्रेस की बात करते हो फॉर पिक एंड ड्रॉप, आपको उस पर वो एड्रेस देना है जहाँ पर ब्लू डार्ट का सर्विस इजीली अवेलेबल हो। अगर आप किसी दूर वाले इलाके में रहते हैं जहाँ ब्लू डार्ट का सर्विस आपको नहीं मिलता, सो आप कोई नियर बाय वाला एरिया ढूंढोगे जहाँ पर ब्लू डार्ट का ऑफिस है, वहां पर आपको सर्विस मिल जाए। अगली बात करते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं। आप एक A4 साइज का एनवेलप लोगे, उसमें अपना पीपीआर, अपना पासपोर्ट और वीएफएस के जो 2 फॉर्म होते हैं, एक तो पिक एंड ड्रॉप फॉर कोरियर और दूसरा फॉर्म होता है जिसमें उन्होंने कंसेंट फॉर्म आपसे मांगा होता है। तो ये सारे फॉर्म्स आपको एनवेलप में डाल के उसको फिक्स कर देना ग्लू के साथ, और कोई भी सैलो टेप मत लगाना, फिक्स करना ग्लू के साथ, और कोरियर वाला आके वहां पर जो भी एड्रेस आपने दिया होगा आपसे ले लेता है। उसमें एक जो नंबर होता है, ठीक है, AWB नंबर, वो मेंशन करना जरूरी है, वो आप अपने एनवेलप में भी मेंशन करोगे। इसके बाद आपका जो स्टैंपिंग का प्रोसेस जो है उसके लिए आपका पासपोर्ट चले जाता है। तो अगर एसएमएस आपने लिया हुआ है तो वो बार बार आपको बताते रहते हैं कि डिस्पैच हो गया, दिल्ली में पहुंच गया, आईआरसीसी ऑफिस में पहुंच गया। तो वो सारी चीजें आपको ऑन टाइम साइमल्टेनियसली आपको मैसेज आके क्लियर होती रहती हैं। सो गाइस, जब आपका स्टैंप होके वीजा आ जाता है, जिसके लिए बहुत स्टूडेंट्स क्वाइट क्यूरियस होते हैं, सो वो ऑब्वियसली वहां पर आने के बाद अभी कोविड के कारण कुछ और चीजों का भी अपने ध्यान में रखना होता है। सो गाइस, जब आपका वीजा स्टैंप होके आ जाता है तो आगे आपको किस चीज का ध्यान रखना है। आपको जो है पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर मिलता है, वो भी आपने अपने पास रखना है। इसके साथ आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो भी आपने DLI चूज किया हुआ है उनको बताना है कि आपका वीजा स्टैंप होके आ गया है, वो आपको सपोर्ट लेटर भेजेंगे। वो सपोर्ट लेटर भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि उन सभी डॉक्यूमेंट्स के बिना आपका कनाडा में पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। और उसके बाद आपने जब भी आपका इनटेक है उससे 20 से 25 दिन पहले ही आप जाएं, इससे ज़्यादा पहले आप मत जाएं वहाँ पर, क्योंकि अगर 2-2.5 महीने या 1.5 महीना पहले जाते हैं तो हो सकता है आपको वो वापस भेज दें।
तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होएगा। सो आप जब सपोर्ट लेटर अपने कॉलेज से ले लेते हैं, उसके बाद जब भी आपका टाइम है इनटेक शुरू होने का, उससे 20-25 दिन पहले आपको होटल का क्वारंटाइन करवाना है बुक। तो मेरा सजेशन है सबसे पहले आप होटल का जो बुक करवाना है 3 डेज क्वारंटाइन के लिए, वो पहले बुक करवा लीजिए। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। सो उसके बाद आप अपना होटल जब बुक करवा लेते हैं, उसके बाद आप अपना फ्लाइट का भी बुकिंग करवाए उसके हिसाब से। और अगला स्टेप जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आप यहाँ से जब जाना है उससे 72 आवर्स पहले आपको अपना कोविड टेस्ट करवाना है, और आपका कोविड रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। और जब आप कोविड टेस्ट करवाओगे, ये भी ध्यान रखना कि कौन से हॉस्पिटल से करवा रहे हो। किसी आम हॉस्पिटल में जहाँ पर हैंड रिटन आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए उसमें आप अवॉइड करो। आप किसी ऐसे हॉस्पिटल से करवाना जहाँ पर ऑनलाइन भी जो है वो आपका कोविड टेस्ट रिपोर्ट वो भी बोले, ताकि अथॉरिटीज़ हैं वो उसको चेक कर सकें। सो गाइज वहाँ पर भी आपको क्वारंटाइन करना, जब फर्स्ट 3 डेज होटल, वहाँ पर भी आपका जो है वो कोविड टेस्ट होएगा, जिसका टोटल एक्सपेंडिचर जो टोटल नियर अबाउट $2000 आ जाता है। सो उसमें होटल बुकिंग, कोविड टेस्ट सब कुछ इन्वॉल्व है, या मतलब डिपेंड करता है, होटल टू होटल वेरी करता है। अगर आपका जो टेस्ट है वो नेगेटिव आता है, अगला स्टेप होता है कि आप जो क्वारंटाइन डिसाइड किया हुआ है आपने वहाँ पर जाने का, जिस भी आप घर में जाके 14 दिन क्वारंटाइन कर रहे हो उसका एविडेंस आपके पास है, आप वहाँ पर जा सकते हो और उसके बाद आप अपनी क्लासेस शुरू कर सकते हो। सो गाइज इन सभी स्टेप्स को फॉलो ज़रूर करना है, बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सो सिर्फ स्कैम होके वीज़ा आना ही काफ़ी नहीं है, उसके अगले वाले स्टेप्स भी बहुत मायने रखते हैं। सो गाइज सोचा एक वीडियो बना के आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में बताऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मोटिवेट करती है और ज़्यादा कंटेंट पे वर्क करने के लिए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन अप टू डेट आती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।